हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज यशिका। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं योजना, जो कि हमारे नवंबर मंथ की है। तो ये सेकंड टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करके मैं अपलोड भी कर दी थी। बहुत ही जल्दबाजी में थी तो मैं सुन भी नहीं पाई थी। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि उस समय वॉइस नहीं था। बट कोई नहीं, चलिए आइए फिर से हम इसे देखते हैं। पोस्ट कोविड इकॉनमी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोविड-19 जिसके कारण हमारी इकॉनमी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है। तो अब कोविड-19 के बाद हमारी इकॉनमी को कैसे रिवाइव करना है और किस किस सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस मैगजीन में कवर अप करेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे और शानदार आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगा। और चाहे आप प्रीलिम्स दो या मेंस दो या इंटरव्यू दो, इस मैगजीन को पढ़ने के बाद जो है आप लोग के पोस्ट कोविड जो इकॉनमी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। आप लोग समझ पाओगे कि इकॉनमी जो कोविड से पहले हमारा इकॉनमी कैसा था और कोविड के बाद किस किस सेक्टर्स को ज़्यादा तकलीफ हुई है, और कोविड के बाद किस किस सेक्टर्स को जो है ना हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी आर्टिकल है। स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। फिर उसके बाद देख लीजिए स्टिमुलस देखेंगे, यानी कि एमएसएमई को रिवाइव करने के लिए यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट में काम किया जाएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ किया जाएगा, सिनर्जी, बिग रिफॉर्म्स, माइग्रेंट्स, सारे टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। कुछ केस स्टडीज़ भी है जो कि आपके एथिक्स पेपर में काफ़ी हेल्पफुल हो पाएगा। हिमाचल प्रदेश का एक केस स्टडी है कि हैंडलूम हाउस होल्ड का जो रूरल इकॉनमी में क्या रोल था और उसमें किस तरीके से अफेक्ट हुआ कोविड-19 के दौरान, और अब कैसे उसको लेकर चलना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की फिर से बात करेंगे, ग्रीनर हाईवे की बात की जा रही है। तो कैसे हम लोग अपने हाईवे को ग्रीनर बना सकते हैं और कैसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ जाएगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो 17 गोल्स है उसकी क्या बातें रखेंगे, क्योंकि 2030 तक यहाँ पे हमारा टारगेट था उसको अचीव करने का। बट कोविड-19 के कारण लगता नहीं है कि ये टारगेट हम लोग अचीव कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करना ही चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारी सरकार की बस फिर से वही मुहिम है कि फिर से और भी ज़्यादा दुगने स्पीड से यहाँ पे कोशिश करना है, जिससे कि 2030 तक का जो 17 गोल है उस टारगेट को हम लोग अचीव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे बहुत ही प्यारे आर्टिकल के साथ। ये द रोड अहेड है, मीन्स इसमें यही बताया गया है कि जैसे हमारे इकॉनमी है, तो इकॉनमी में बेसिक चीज़ें क्या होती है, किसे हम कहते हैं इकॉनमी। आप लोग बार बार देखते हो, बार बार पढ़ते हो, बार बार हर जगह देखते हो, बट एक्चुअली इकॉनमी होता क्या है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इकॉनमी मतलब होता है मार्केट। मार्केट मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। जब अगर लोगों के पास डिमांड है, लोग अगर डिमांड कर रहे हैं और उस डिमांड कर रहे हैं जो भी सामान, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट अगर डिमांड कर रही हूँ और डिमांड कर रही हूँ, और उस हिसाब से वो पार्ले जी बिस्किट वाले कंपनी अगर इस पार्ले जी को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके सप्लाई भी कर पा रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि मेरी डिमांड यहाँ पे है और सप्लाई भी है। इट मीन्स कि यहाँ पे मेरी भी नीड फुलफिल हो पा रही है, और मैं यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट को परचेज करके कंपनी की जो नीड है, उनको क्या चाहिए, वो क्यों मैन्युफैक्चर करके क्यों सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनको मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, उनको पैसे चाहिए। तो उनकी जो नीड है वो पूरी हो रही है। इट मीन्स कि हम दोनों की नीड पूरी हो गई, तो इसको क्या कहते हैं, ये बेटर इकॉनमी है, यानी कि हमारी बैलेंस्ड इकॉनमी है, मार्केट एकदम बैलेंस चल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि मुझे जो है थम्सअप की ज़रूरत है, मैं थम्सअप पीना चाहती हूँ, मेरी डिमांड रेज हो गई अचानक से, और मार्केट में कहीं थम्सअप ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं, अवेलेबल नहीं है। जहाँ भी जाऊँ तो मुझे कह रहे हैं कि आप स्प्राइट ले लो, कहीं कह रहे हैं कि आप माज़ा ले लो। तो नहीं, मुझे तो थम्सअप चाहिए, लेकिन थम्सअप अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ क्या होगा कि लोगों की जो डिमांड है वो यहाँ पे तो बढ़ी है, लेकिन सप्लाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ये एक बैलेंस्ड इकॉनमी का साइन नहीं है। फाइन। तो यही चीज़ें कही गई है कि अब क्या हो रहा है ना कि कोविड-19 के दौरान क्या हो गया था कि लोगों की डिमांड कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी, क्योंकि लोग घर पे बैठ गए थे। लोग बाहर जाएंगे तब ना डिमांड बढ़ती है। ना पेट्रोल की डिमांड है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ठप था, ना पेट्रोल की डिमांड है, ना डीजल की डिमांड है। सिर्फ लोग घर पे बैठे हैं, तो खाने पीने की डिमांड थी। और वैसे कमोडिटीज़ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी तो ट्रांसपोर्टेशन कभी भी नहीं रुकी। एक दिन भी आपको ये फील नहीं हुआ होगा। अगर आप कैंटोनमेंट जोन में आ रहे हो तो फिर अलग ही उसका नज़ारा होता है, उस एरिया को सील कर दिया जाता है, फिर थोड़ी सी मुसीबत वहाँ पे देखने को मिलता है। बट अगर आप लोग ग्रीन जोन, रेड जोन और जो बनाया गया था सरकार के द्वारा 3 जोन, तो उसमें से भी आते हो तो आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम झेलने की बात नहीं आई होगी। तो ये चीज़ है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई तो होते रही, तो लोग घर बैठ के क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का खाना बना के खा रहे थे। गुपचुप बाहर नहीं मिल रहा है तो घर में बना लिए, समोसे घर में बना लिए, पिज़्ज़ा बर्गर सब घर में ही बन रहा है। तो काफ़ी जो है ना सारे लोग जो है मास्टर शेफ़ हो गए, लड़कियाँ तो लड़कियाँ, लड़के भी मास्टर शेफ़ बन चुके हैं।
कोविड-19 का ये सबसे बड़ी पॉजिटिव इफेक्ट है। आप लोग इसको फील करते हो कि नहीं? अगर आप लोग बाहर रूम लेके अगर पढ़ रहे हो और टिफ़िन की आप लोग की व्यवस्था होती थी, लेकिन अब टिफ़िन भी बंद हो गया था, तो आप लोग को खुद ही बना कर खाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी फील किए होंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि कोविड-19 के दौरान जो है डिमांड कम हो गए लोगों की। डिमांड कम हो गए तो सप्लाई भी ऑब्वियस है कि कम हो जाएगा। सप्लाई करके क्या करेंगे? मार्केट में ओवरफ्लो हो जाएगा सामान और लोगों की डिमांड नहीं होगी। तो यही चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में डिमांड थी क्योंकि जब लॉकडाउन आया था तो एकदम से हफ़रा-तफ़री हो गया था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ लॉकडाउन, और ऐसा लग रहा था कि अब हम ना घर से बाहर निकल पाएँगे और ना हमें सामान मिल पाएगा। तो सारी चीज़ें जो है ना 1-2 दिन में 24 घंटे 48 घंटे में राशन की दुकान से, इवन मॉल से भी सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। लोग जो है इतना ज़्यादा स्टॉक करना स्टार्ट कर दिए थे, मीन्स जो आशीर्वाद आटे वाले होते हैं, मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं बताती हूँ। मुझे जो आशीर्वाद आटा था वो उसकी पैकेट ही नहीं मिल रही थी। बिग बाज़ार में भी कहीं पैकेट ही नहीं मिल रही थी। लोग जो है ना 10-10 पैकेट 5 केजी के जो होते थे उसको 10-10 20-20 पैकेट जो है ना वो लोड करा कर गाड़ी में ले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लूट मच गया, ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, बस आपको घर पे बैठना है तो आप सारी चीज़ें राशन की सामान जो है लेके चले जाओ। तो स्टार्टिंग में डिमांड था और इतना ह्यूज डिमांड था कि उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाया। उसके बाद डिमांड जो है ना बहुत ही ज़्यादा सो हो गया था। तो यही चीज़ें बताई जा रही है कि यहाँ पे डिमांड नहीं था। और अब क्या है कि जब इकॉनमी थोड़ा-थोड़ा अनलॉक होने लगा तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अब जो है नॉर्मलाइज़ हो रही है। अब तो अनलॉक की प्रक्रिया 5 फेज़ में आ चुकी है, तो अब तो सारी चीज़ें नॉर्मल है। लोग तो भूल भी जाते हैं कि अच्छा बाहर जाना है तो मास्क भी लगाना है। तो ये वाली बातें, तो इसको यहाँ पे रिवाइव करने के लिए, हमारे इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए और एक बैलेंस इकॉनमी बनाने के लिए कि एक लोगों का जो डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई भी हो, तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए 2 बातें यहाँ पे रखी गई थी। एक तो मॉनेटरी मेजर्स लिया गया और एक फिस्कल मेजर्स लिया गया। मॉनेटरी मेजर्स जो लेते हैं वो आरबीआई के द्वारा लिया जाता है, उनके द्वारा पैसे इन्फ्यूज़ कराए जाते हैं। और फिस्कल जो मेजर्स लिया जाता है वो हमारे सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे और हर एक सेक्टर्स को यहाँ पे ध्यान में रखकर किया गया है। तो पहले समझते हैं कि प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पोस्ट कोविड वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पे जो अनसर्टेन जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है उसके लिए इंडिया को प्रिपेयर होना है और इंडिया अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि हम लोग कहीं से भी जो है ना बैठे नहीं हैं, बहुत ही एक्टिव काम हुआ पूरा ड्यूरिंग द कोविड, और कोविड के बाद भी जब अनलॉक भी हो रही है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट निकल कर आया है जिसको कि बारबेल स्ट्रैटेजी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए क्योंकि बारबेल स्ट्रैटेजी आपको ना कहीं न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, ना ही आप कभी किसी भी बुक्स वगैरह में देखोगे। लेकिन यही चीज़ है, मैगजीन पढ़ने का आपका एक प्लस पॉइंट ये बेनिफिट हो जाता है ना कि आपके पास एक एज मिल जाता है आंसर राइटिंग में भी, आपके एसे में भी, एथिक्स में भी, आपके बोलने में भी। जब आप इंटरव्यू देते हो, अपने आंसर को रखते हो, तो आपके पास फैक्ट्स, फिगर और कुछ एक एक्स्ट्रा एज आपको ज़रूर मिलता है जो आपको मैगजीन से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, हर मंथ की एक बार जो है मैगजीन ज़रूर उठा के पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ सकते हैं तो चलते चलते जो है लेसन ज़रूर सुन लीजिए। उससे क्या होगा, आपको कुछ न्यू फैक्ट्स ज़रूर मिलेंगे, आपको कुछ न्यू बातें ज़रूर मिलेगी। तो व्हाट इज़ बारबेल स्ट्रैटेजी, इसको समझने का कोशिश कीजिए। तो बारबेल स्ट्रैटेजी कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग से समझिए कि मार्च के एंड में हमारे यहाँ लॉकडाउन लगाया गया। जब लॉकडाउन लगाया गया तो सारे लोगों को घर में बंद कर दिया गया। एक तरफ आप देखोगे कि बहुत सारे अच्छे जो फैमिली थे, मीन्स जो मिडिल इनकम वाले, लो इनकम वाले जो फैमिली थे वो तो घर पे बैठ गए। लेकिन दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो वल्नरेबल सेक्शन थे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारे कंट्री का, जो माइग्रेंट लेबर थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। आप देखते होंगे कि कई बार जो है हम लोग देखे, कई बार क्या रेगुलर देखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट लेबर है जो कि पैदल ही चल दिए थे अपने गाँव वापस आने के लिए, क्योंकि ना उन्हें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल रही थी, ना सरकार उनके लिए कोई हेल्प कर रहे थे। तो ये चीज़ें देखने को मिला। एक तरफ वो सारे वल्नरेबल सेक्शन जिनको कि डेली कमाते डेली खाते थे, तो उन लोगों को खाना भी नहीं मुहैया कराया जा रहा था। तो सरकार के द्वारा ये चीज़ किया गया कि जैसे ही लॉकडाउन लगाया गया तो सरकार क्या कर रही थी कि कोई भी इंसान भूखा न रहे, इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। हर एक डिस्ट्रिक्ट के आपको डीएम को देखने को मिलेगा, वो हर एक कोने कोने में जाके हर एक इंसान को खाना खिला रहे थे। चाहे वो आपके कहीं के भी डीएम हो, चाहे पटना के डीएम हो या फिर आप लोग जो है
राजस्थान की बात कीजिए, उत्तराखंड की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, तमिलनाडु की बात कीजिए, हर एक जगह की डीएम का बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गया था कि वो सारे लोगों को घूम घूम कर, ढूंढ ढूंढ कर उनको खाना खिला रहे थे, उनको फ्री राशन जो मुहैया कराना था वो करवा रहे थे। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि जब लॉकडाउन स्टार्टिंग में लगा तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन आने वाला है, इस कंडीशन को हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। ये चीज़ें फील हो पा रही थी, हर किसी को ये लग रहा था कि अब क्या होगा, नोबडी नोज। बच्चे को लग रहा था कि उनके स्कूल बंद हो गई, अब क्या होगा पढ़ाई का। आदमियों को लग रहा था, जो इंसान जो मेल पर्सन होते हैं उनको लग रहा था कि अब वो जॉब नहीं जा पाएंगे, उनकी सैलरी कट हो रही है, कहीं उनका इनकम भी ना ख़त्म हो जाए, कहीं उनकी जॉब ना ख़त्म हो जाए। महिलाओं को लग रहा था कि जो काम करती थी बाहर जाकर, उनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा था, लेकिन घर में रहने के बाद जब सारे सदस्य घर पे रहते हैं तो महिलाओं का घर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो दोनों को बैलेंस करके नहीं चल पा रही थी कि घर के काम भी करने हैं और उसके बाद जो है नौकरियां भी करनी है। तो बहुत सारी महिलाएं जो है आउट ऑफ द फील्ड हो गई, आउट ऑफ द वर्क हो गई और घर के कामों तक सिमट गई। बहुत सारी ऐसे भी बुजुर्ग थे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पा रहे थे, खेलने नहीं जा रहे थे, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे थे। तो सबको बहुत तरीके का जो है ना, एक आप देखोगे कि सफोकेशन फील हो रहा था, सबको लग रहा था कि क्या हो गया। तो स्टार्टिंग की सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि हम लोग संभाल नहीं पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति होगी। ऊपर से आप लोग उस समय ईरान इटली की जब आप लोग देख रहे थे कि लाशें निकल रही थी, यानी कि कोविड-19 की इतने ज़्यादा पेशेंट आ चुके थे कि अनकंट्रोल था दूसरे कंट्रीज़ को, कि वो संभाल नहीं पा रहे थे अपने आप। पेशेंट इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे कि वो बस दफनाने के लिए भी जगह नहीं था, ऐसा भी आप लोग ने न्यूज़ देखा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बारबेल स्ट्रैटेजी में यही कहा गया कि स्टार्टिंग में लग रहा था कि बहुत ही बुरी स्थिति आने वाली है, वर्स्ट सिचुएशन आने वाला है। बट जैसे जैसे टाइम बीतते गया वैसे वैसे हमारी सरकार जो है हमारे साथ खड़ी रही और काफ़ी अच्छे जो है स्टिमुलस पैकेज भी लेकर आई। काफ़ी अच्छे तरीके से सारे सेक्शन को जो है ध्यान भी दिया गया, लोगों को जो भूखे ना रहे उस पर भी ध्यान दिया गया। जो हमारे यहाँ वन रैंक वन पेंशन, सॉरी वन वन राशन कार्ड का जो यहाँ पे एम था वो भी आगे बढ़ाया गया और उसके तहत लोगों को जो है ना सस्ते दाम में, सब्सिडाइज्ड रेट में जो है उनको फूड ग्रेन्स जो है आपका प्रोवाइड किया गया। तो बारबेल स्ट्रैटेजी कहने का मतलब है कि शुरुआत में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि ना जाने आगे क्या होगा, बट धीरे धीरे लोगों के सहयोग से और सरकार के सहयोग से आरबीआई के थ्रू जो है मनी इन्फ्यूज़ किया गया, अच्छी स्ट्रैटेजी लाई गई और उसके थ्रू जो है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया गया है। तो यही यही स्ट्रैटेजी को कहा जा रहा है बारबेल स्ट्रैटेजी। बारबेल स्ट्रैटेजी को फुलफिल करने के लिए कोई एक इंसान यहाँ पे आगे खड़े होकर नहीं आया, यहाँ पे सारे लोग की इक्वल पार्टिसिपेशन है, तब जाकर ये स्ट्रैटेजी जो है फुलफिल हो पा रहा है। फाइन, तो इसको आप लोग लिख सकते हो, बारबेल स्ट्रैटेजी अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा जब भी आप लोग अगर यहाँ पे कोविड-19 के बारे में लिख रहे हो तो। उसके बाद आप देखो कि बारबेल स्ट्रैटेजी में सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी लाया गया सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सरकार बैठी नहीं रही। सरकार के द्वारा ये कहा गया कि ठीक है ट्रांसपोर्टेशन कट हो गया, यानी कि हम लोग जो है बाहर के कंट्री से अब कुछ इंपोर्ट नहीं करा पा रहे। हम लोग वैसे भी इंपोर्ट हब कंट्री है, कहने का मतलब है कि हम लोग अपने कंट्री में ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं करते। हम लोग जो डिपेंडेंट होते हैं वो बाहर के माल से होते हैं, चाहे हमें कच्चा तेल खरीदना हो, चाहे हमें जो है जेनेरिक मेडिसिन बनाने के लिए भी जो इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो भी हम लोग, जिसको एटीपी कहते हैं, वो भी हम लोग चाइना से ही मंगवाते हैं। तो यही बात है कि हम लोग अपने ऊपर जो है ना कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग अगर इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन लंबे समय तक ऐसे ही बंद रहे तो हम लोग की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा ये कहा गया क्यों ना हम लोग आत्मनिर्भर के ऊपर जो है काम करें, क्यों ना हम लोग ऐसा भारत बनाएं जिसमें कि हम लोग जो है मैन्युफैक्चर हो और मैन्युफैक्चर करें और मैन्युफैक्चर करके चीज़ों को बाहर भेजें। अब इंपोर्ट हब कंट्री बनने से बेटर है कि अब हम लोग एक्सपोर्ट करने पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दें। तो एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया और इसमें 20 लाख करोड़ तक का यहाँ पे आपका पैकेज रखा गया। 20 लाख करोड़ जो है इसमें आपका डिवाइड किया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। कुछ यहाँ पे लेबर्स के लिए है, फार्मर्स के लिए है, हमारे किसान भाई के लिए, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए है, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए है और ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए भी है। तो हर एक सेक्टर्स के लोगों के लिए यहाँ पे 20 लाख करोड़ में से रखा गया है, एक स्टिमुलस पैकेज है। ये कहा जा रहा है कि ये जो पैकेज लाया गया है ये टोटल 10% है। इंडिया के जीडीपी में ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो 10% कंट्रीब्यूट करेगा। मेनली एम्फेसिस किया जा रहा है 4L में, कहने का मतलब है कि लेबर, लॉज, लिक्विडिटी और यहाँ पे लैंड। तो ये 4L है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए कि पोस्ट कोविड जो वर्ल्ड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही अफेक्ट हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई भी कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कोरोना का कोई भी
असर नहीं है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड, यानी कि कोविड के जाने के बाद, क्योंकि जब कोविड तभी जाएगा जब यहाँ पे आपका वैक्सीन आएगा। वैक्सीन जब तक नहीं आएगी तब तक केसेस जो है वो आते ही रहेंगे, ये रुकने वाला है नहीं। हालांकि आज के डेट में कम हो गया, लेकिन ये रुकेगा नहीं और ख़त्म भी नहीं होगा जब तक वैक्सीन नहीं आएंगे। तो इसलिए पोस्ट कोविड, जब कोविड जाने के बाद जब यहाँ पे वर्ल्ड की सिचुएशन हम लोग देखेंगे तो एक नया वर्ल्ड निकल कर आएगा, जिसमें कि हमारी कंट्रीज़ जो है खुद की जियोपॉलिटिक्स, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर और कंज्यूमर प्रेफरेंस पे हम लोग काम करेंगे। हम लोग पूरी तरीके से अपने कंट्री पे फोकस करेंगे। जैसे वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन हुआ था, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है जिस तरीके से सिचुएशन हुआ था, हमारे कंट्री में भी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। गरीबी बहुत आ गया था, भुखमरी आ गया था, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लोग जो है जॉबलेस होते जा रहे थे। वही सेम कंडीशन आज भी डेट में आप फील कर सकते हो कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोग जो है बेघर हो गए, गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे जो है बहुत सारे लोग आ चुके हैं इस कोविड के कारण। तो अभी जो सिचुएशन है वो वैसे ही था जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद था, लेकिन उस समय भी हमने अपनी स्थिति को सुधारा है, तो आज भी हम लोग अपनी स्थिति को सुधार लेंगे। और इसी तरीके से ये कहा गया है कि सबसे पहले स्थिति को सुधारने के लिए हमें अपने कानून पे काम करना होगा। जो लॉज रखा गया है इस कानून पे काम करना होगा। और कानून में काम करने से क्या, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये लिया गया है कि हमारे हमारे राज्य में या फिर हमारे कंट्री में आप देखोगे कि किसी एक टॉपिक से रिलेटेड ना बहुत सारे कानून हैं, और यही चीज़ें जो है ना वो आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा करती है। तो सबसे पहले क्या किया गया कि जो सेंट्रल लेबर लॉ थे, डजन ऑफ सेंट्रल लेबर लॉ थे, उसको कम करके सिर्फ 4 रखा गया है। उसी तरीके से आप देखोगे कि कानून को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी कंडीशन, उनकी वर्किंग कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कानून को और ज़्यादा सख्त बनाया जाएगा, कि जो भी लोग काम करेंगे तो उनको बेटर तरीके से वो काम कर सके, उनको किसी भी तरीके का परेशानी ना झेलना पड़े। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिफॉर्म भी लाया गया, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी रिफॉर्म लाया गया। वो तो अभी आप देखोगे कि 3 बिल जो लाया गया था उसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से रिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे फार्मर्स को ये फ्री किया गया कि वो अपने प्रोड्यूस को जहाँ चाहते हैं वहाँ वो बेच सकते हैं, सप्लाई चेन में वो इंक्लूड हो सकते हैं, और साथ ही साथ स्टोरेज में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी डर के। ठीक है, होर्डर्स वगैरह के, होर्डर्स जो होते हैं ना, जो स्टॉक करते जाते हैं सामान, और जब देखते हैं कि मार्केट में जो है वो चीज़ ख़त्म हो गई तो उसको ब्लैक में बेचने लगते हैं। जैसे कि आप प्याज देखते हो, प्याज क्या होता है कि मार्केट में ख़त्म हो जाता है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ प्याज की जो है उत्पादन ही नहीं हुआ, प्याज का प्रोडक्शन नहीं हुआ, नहीं। ये कुछ यहाँ पे आप देखोगे कि बदमाश लोग होते हैं, जो होर्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि प्याज का स्टॉक लगा कर रखते हैं अपने गोडाउन में, और जब देखते हैं कि मार्केट में प्याज ख़त्म हो गया तो वो क्या करते हैं कि प्याज को आप देखिए 100 रुपये पर केजी, 120 रुपये पर केजी, ऐसे वो बेचते हैं। तो अब हम जैसे इंसान क्या कर सकते हैं, हम तो कंज्यूमर हैं, हमें तो प्याज खा रही हैं, हमें तो प्याज डाल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उतने ही पैसे में खरीदते, खरीदने वाले तो खरीदेंगे ही ना। बहुत सारे लोग हैं जो कि उसको अफोर्ड नहीं कर पाते तो नहीं खरीदते, लेकिन फिर भी लोग तो खरीदते ही हैं। तो ये होर्डर्स का काम होता है। तो यहाँ पे फार्मर्स को कहीं ना कहीं घाटा होता है, कहीं फार्मर्स को फ़ायदा भी होता है तो कहीं घाटा भी होता है, और होर्डर्स से वो डरते भी हैं। तो होर्डर्स के बिना डरे जो है वो स्टोरेज भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे फार्म सेक्टर्स को और फार्म रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है उनको ये भी अलाउ किया गया है कि वो अपने एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि डेमोग्राफिक में चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से वो भी अपना जो है चेंज कर सकते हैं। सॉरी, कस्टमर की यहाँ पे टेस्ट चेंज हो रही है, कंज्यूमर की। अब आप लोग देखोगे कि पहले का ज़माना था कि जहाँ पे वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। आज के भी डेट में है नो डाउट, बट फिर भी ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मैगी, ये सारी चीज़ें जो मार्केट में आई है ना, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन बच्चों के टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। उनको तो बस क्या ही कहो, बच्चे तो बच्चे, बड़े लोगों को भी पसंद आता है, लेकिन इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारा फूड जो हैबिट है ना, ईटिंग हैबिट है, वो भी चेंज हो चुका है। तो हमारी जो चॉइसेस है वो भी चेंज हो गई है। इंडिया में आप देखोगे कि हम लोग वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ कल्टीवेबल लैंड है। हमारे यहाँ लैंड की कमी नहीं है, ज़मीन की बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और पूरे वर्ल्ड में हम लोग सेकंड नंबर पे है। बट हम लोग जो है ना अच्छी तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं करते, और एक्सपोर्ट नहीं बन पा रहे हैं आज की डेट में एग्रीकल्चर को लेकर। तो इसलिए यहाँ पे फार्मर्स को भी, किसान भाई को भी थोड़ा छूट दिया गया है। साथ ही साथ आप देखो कि सरकार का एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक स्टेप्स था कि RCEP में हमें ज्वाइन नहीं करना है, मेंबर नहीं बनना है। तो RCEP होता क्या है
ये है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यहाँ पे आप देखोगे आसियान प्लस 6 कंट्री यहाँ पे आपका इंक्लूड है। 6 आसियान की कंट्रीज़ तो आप लोग जान ही रहे हो, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें 6 कंट्रीज़ में से, तो उसमें से एक इंडिया भी है। तो हम लोग जो है इसको ज्वाइन करने से मना कर दिए, और इसको ज्वाइन करने से क्या, इसका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इस फंडे को हम लोग ज्वाइन करने से मना कर दिए। क्यों मना किए थे? हमारी सरकार के द्वारा यही कहा गया था कि इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर लेना तो इसमें चाइना भी है, ठीक है। चाइना से ऑब्वियस हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि वो लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो हमारा जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो $50 बिलियन तक का भी है। और अगर हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइन कर लेते तो चाइना क्या करेगा कि अपना सारा सस्ता माल जो है हमारे यहाँ डंप कर देगा, और हमें मजबूरी में लेना पड़ेगा। आज की भी डेट में वो डंप करता है, वो इतना ज़्यादा बदमाश है कि वो आज की भी डेट में डंप करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग उनसे ज़्यादा स्मार्ट है। हम लोग क्या करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, काउंटरफिट ड्यूटी लगाते हैं, ताकि उनकी सामान जो है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जितना बिकने वाला जो सामान है ना उससे ज़्यादा सस्ता ना हो। तो इसलिए हम लोग ड्यूटीज़ लगा के उनके सामान को महंगा कर देते हैं। तो इसलिए चाइना जो है उससे डरता है, उससे चाइना चिढ़ता है कि हम लोग इतना ज़्यादा जो है इस तरीके का ड्यूटी लगाते हैं। लेकिन अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग चाइना से कर लेना तो हम लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। फिर तो हमारे यहाँ के ना किसान को कोई पूछेगा, ना हमारे यहाँ के वेंडर्स को कोई पूछेगा, ना डेली कमाने दमाने वाले को कोई पूछेगा। ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगी हमारे इंडिया की। तो सरकार के द्वारा ये दिमाग लगाया गया और एक स्मार्ट स्टेप्स लिया गया कि इस तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। साथ ही आप समझो कि हमारे वर्ल्ड में जो है मिल्क प्रोडक्शन में हम लोग फर्स्ट नंबर पे आते हैं। लेकिन अगर हम लोग फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइन कर ले तो मलेशिया से, इंडोनेशिया से भी जो है ना वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अपने मिल्क को। तो हम लोग की मार्केट कहीं ना कहीं डाउन हो सकती है। हमारे यहाँ हम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है मिल्क के। तो पीना ही है, कैल्शियम चाहिए तो दूध तो पीना ही है कि नहीं। तो इसलिए मलेशिया और वियतनाम से हमारा कंपटीशन टफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से सरकार के द्वारा इसको नहीं ज्वाइन किया गया। बहुत अच्छी बात है, आज की भी डेट में ये न्यूज़ में आया है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो क्यों नहीं सरकार के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया? जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग, सरकार हमारे डोमेस्टिक मार्केट को ज़्यादा यहाँ पे तजब्बुत देती है, और देना भी चाहिए ना, क्योंकि हमारा देश है, हमारे जितने भी किसान भाई है वो कितना मेहनत करते हैं। उनके मेहनत का उनको अगर लागत नहीं दिया जाए, वो अगर घाटे में रहेंगे तो ऑब्वियस है कि सोसाइटी रेट तो उनके तरफ से बढ़ेगा ही ना। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? पैसे वाली पॉलिसी, यानी कि ये आरबीआई के अंदर में आता है। आरबीआई क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कि बैंक कैसा काम कर रहे हैं। अगर बैंकों में अच्छा खासा ज़्यादा पैसा है तो आरबीआई जो है ना ज़्यादा पैसा फिर नहीं, वो आरबीआई ये हमेशा देखती है ना कि बैंकों के पास अगर ज़्यादा पैसा है ना तो बैंकों से पैसा लेने के फिराक में रहती है, ठीक है। और जब देखती है कि बैंकों के पास कम पैसा है तो वो बैंकों को पैसा देती है। तो आरबीआई का काम ये है, मॉनेटरी पॉलिसी लाया जाता है। और साथ ही साथ ये क्या है ना कि पैसे की अवेबिलिटी होनी चाहिए, कभी भी मार्केट में पैसे की कमी ना हो, मार्केट में भी ना हो, लोगों के पास भी ना हो, साथ ही बैंकों में ना हो। इस चीज़ को यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में देखा जाता है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी मेंटेन करके चल रहा है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन एक तरीके का महंगाई है। जैसे अभी आप देखो कि प्याज के दाम बढ़ गए, आलू के दाम बढ़ गए, पोटैटो के दाम बढ़ गए, तो ये क्या होता है? ये इन्फ्लेशन हो गया, मार्केट में महंगाई आ गई। ये नहीं आना चाहिए। आरबीआई कहते हैं कि ये आती है तो हमारी जो इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड हो जाती है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का जो ये फंडा है, ये चेन है, ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इन्फ्लेशन को ये मेंटेन करके रखते हैं। और टारगेट रखा गया है कि +-2, यानी कि यहाँ पे सॉरी, हाँ +-2 है यहाँ पे। तो इसमें कहा जाता है कि मिनिमम जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है ना वो 2% होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 6% तक होना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए दो यहाँ पे एक तरीका देखा जाता है। एक तो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। पहले सरकार जो है आरबीआई इसको चूज़ करती थी इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए, बट यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स है तो पूरा होलसेल यानी कि थोक के भाव में जो सामान आता है, थोक के भाव में आप देखते हो दुकान रहता है जहाँ होलसेल से अगर आप खरीदोगे किसी भी चीज़ को, तो एक तो वो आपको पूरा बंडल देंगे कोई भी सामान का, और दूसरा कि आपको सस्ते रेट में मिलते हैं। तो होलसेल से क्या होता था ना कि एक्यूरेट इन्फ्लेशन का पता नहीं चलता था। तो आरबीआई मूव ऑन हो गई और कही कि नहीं, अब सीपीआई में आते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि इसमें हर एक इंडिविजुअल का पता चलता है कि वो कितना कंज्यूम करते हैं। तो इससे बेटर तरीके का जो है इन्फ्लेशन कितना मार्केट में है वो यहाँ पे जज हो पाता है। तो इसलिए आज के डेट में जो है सीपीआई यहाँ पे इन्फ्लेशन को मेज़र किया जाता है, ठीक है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमी की क्लास भी आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में क्या अंतर है उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे,
तो मॉनेटरी पॉलिसी में आप देखोगे कि टोटल 6 मेंबर होते हैं। यूपीएससी में इसको क्वेश्चंस पूछा गया है। 3 मेंबर जो है वो आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। इसके चेयरमैन जो होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, तो वो गवर्नर होते हैं जो आरबीआई के हैं। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि डिप्टी गवर्नर भी होते हैं यहाँ पे, जो आरबीआई के हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, और एक्स ऑफिसियो इंटरनल मेंबर होते हैं। 3 अदर मेंबर जो है वो एक्सटर्नल होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 मेंबर के द्वारा यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है। इस कमेटी के दौरान सारी चीज़ों को देखा जाता है, इन्फ्लेशन को देखा जाता है, बैलेंस देखा जाता है, सप्लाई चेन डिमांड चेन कैसा है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसके तहत जो है ये लोग यहाँ पे अपना फैसला लेकर आते, डिसीजन लेते हैं कि हाँ रेपो रेट बढ़ाना है, कम करना है, बैंक रेट क्या करना है, इन सारी चीज़ों पे आप देखते होंगे। ठीक है, तो कोविड-19 के टाइम में भी आरबीआई के द्वारा बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। एक बार देख लीजिए कि इनके द्वारा क्या क्या किया गया। सपोर्ट दिया जा रहा है एमएसएमई सेक्टर्स को। साथ ही यहाँ पे जो मार्केट रिस्क है इसकी चार्जेस को, जो कैपिटल चार्जेस है उसको कम किया जा रहा है। बैंक को यहाँ पे मोर फ्लेक्सिबिलिटी बनाया जा रहा है कि वो अपने लिक्विडिटी और कैश रिजर्व्स को वो यहाँ पे मैनेज करें। बैंकों को देखिए लिक्विडिटी क्या होता है, जो हम लोग पैसे जाकर रखते हैं वो हमारा एसेट है। अब वो बैंकों के पास चल गया तो वह बैंकों की एसेट हो गई, लेकिन वो लिक्विडिटी है। जब वो क्या करते हैं कि हमारा जो पैसा होता है जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो बैंक थोड़ी ना पैसे बैंक में ही डिपॉजिट करके रखती है। वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि आओ भाई आओ लोन लेकर जाओ, वो उस पैसों को लोन दे देते हैं। उनसे क्या होता है, जो लोन वापस रिपेमेंट करते हैं तो वो कुछ परसेंटेज के साथ करते हैं, इंटरेस्ट रेट के साथ करते हैं, और जितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट वो देते हैं वो बैंकों का डायरेक्ट जो है प्रॉफिट होता है कि नहीं। तो बैंक चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके यहाँ डिपॉजिटर आए और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन दे सके। तो ये प्रोसेस चलता है जिससे कि बैंकों की स्थिति ये पता चलता है। अगर बैंकों में ज़्यादा लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे तो भी बैंकों की हालत खस्ता मानी जाती है, ख़राब मानी जाती है। और अगर बैंकों से कोई लोन भी नहीं ले रहा है ना तो भी यहाँ पे बैंकों की स्थिति सही नहीं मानी जाती है। बैंकों का भी काम फंक्शन ऐसा इक्वल रहता है जब यहाँ पे डिपॉजिटर भी सही रहते हैं और लोन भी लेने वाले सही रहते हैं, और बैंकों के पास इतना औकात हो कि वो लोन दे सके। बहुत सारे बैंक तो आप देखोगे ना कि रोते रहते हैं, जाओगे लोन लेने के लिए ना तो वो आपको बस टालते रहेंगे, 10 पेपर मांगेंगे, इतना पेपर और इतना दौड़ाएंगे कि आप ही कहोगे कि रहने दे भैया मुझे लोन नहीं लेना है। तो ये बैंकों का पॉलिसी होता है, अगर उनको लोन नहीं देना है तो वो डायरेक्ट नहीं ना कहेंगे कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, आप दूसरे बैंक में जाकर लोन ले लीजिए, ये तो बेइज्जती की बात हो जाएगी। तो वो आप ही लोग को थका देते हैं और वो आप ही लोग हार पार के जो है दूसरे बैंक की तरफ जाते हो कि वहाँ से लोन ले लेते हैं। तो यही चीज़ें होती है, लिक्विडिटी मैनेज होना चाहिए, कैश रिजर्व्स होना चाहिए, यानी कि बैंकों के पास पैसे हो। अब बैंकों के पास टोटल एसेट जो होता है ना उसमें बैंक को यहाँ पे सीआरआर भी मेंटेन करना होता है, एसएलआर भी मेंटेन करना होता है। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व्स रेशियो, यानी कि टोटल एसेट का 3% जो है बैंकों को यहाँ पे कैश के फॉर्म में आरबीआई के साथ रिजर्व करके रखना होता है। और एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि आज की डेट में ये 19% है। तो टोटल एसेट जो होता है उसमें से ये 19% जो है बैंकों को आरबीआई के साथ रखना होता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में रखे, चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में रखे या किसी और फॉर्म में रखे, लेकिन रखना होगा। लेकिन कैश रिजर्व्स रेशियो में उनको कैश ही रखना होगा। तो इतना रिजर्व्स वो आरबीआई के साथ हर एक बैंक को रखना होता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि बैंक डूब जाती है, बैंकों में एनपीए का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस समय बैंकों के पास जब पैसे नहीं होते ना तो बैंक सब सारे जो है ना इस तरीके के जो रिजर्व्स होते हैं उससे वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पे आरबीआई के द्वारा। ये कुछ एक ग्राफ है जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना वो मैं यहाँ पे आपको बताते चल रही हूँ। तो बात कर लिए हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि इकॉनमी को कैसे रिवाइव करना है। आज के डेट में पूरी दुनिया जो है ना आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा शॉक से गुजर रही है। इस कोविड-19 के कारण जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एकदम से ख़त्म हो गई, मतलब ख़त्म क्या, सब कुछ बंद ही हो गया था, सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए थे, सारे इंडस्ट्रीज़ बंद हो गए थे, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो गया था। इवन पहली बार आपको देखने को मिला होगा कि क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो नेगेटिव में जा चुकी थी। तो सारे जो कंट्रीज़ है, बड़े बड़े कंट्रीज जैसे चाइना है, यूएस है, वो लोग जो है अपना स्टॉक कर लिए, ज़रूरत से ज़्यादा वो इतने सस्ते दाम में परचेज़ करके स्टॉक कर लिए। लेकिन हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास स्टॉक की उतना भंडार ही नहीं है कि हम लोग उतना रख पाए। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिला। लेकिन फिर भी चलिए ऐसा कोई बात नहीं है, अभी जीडीपी गिरी है तो सबकी जीडीपी गिरी है, हमारी नहीं। बस चाइना जो कि यहाँ पे जो वायरस फैला रहे उनकी जीडीपी पॉजिटिव में है, बाकी सबकी जीडीपी जो है नेगेटिव में है। तो जीडीपी ग्रोथ भी यहाँ पे स्लो डाउन हो चुका है और ये माना जा रहा है कि और ज़्यादा नीचे जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा हमें पॉजिटिव में आने में। और साथ ही साथ जो हमारा 8% 10% का जो यहाँ पे जीडीपी का सपना होता है वो हम लोग अभी भी नहीं इसको अचीव कर पाएंगे।
साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो कि एमएसएमई के जो लोग हैं जो कि अपने हाथों से अपने इतना मेहनत करके वो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए सबसे पहले हमें फूड सिक्योरिटी पे काम करना होगा कि लोगों को भूखे नहीं रखना है। नहीं तो पता चला कि जितना लोग कोरोना से नहीं मर रहे उतना ज़्यादा भूखमरी से मर रहे हैं। लेकिन ये भी बात ट्रू है कि आप इंडिया में देखोगे कि एक दिन में जितना लोग जो हंगर से मरते हैं ना, भूखमरी से जो मरते हैं ना, वो आज के भी डेट में जो है कोरोना से मरने वाले से रेशियो जो है ज़्यादा है। लेकिन बात यही है कि सरकार उस चीज़ को नहीं दिखाती है। आज की डेट में कोरोना जो है हाईलाइट हो रखा है, तो कोरोना के बारे में बात करते हैं, कोरोना के बारे में टेस्ट करते हैं लोग, लेकिन भूख से कितने लोगों की जान जा रही है कोई नहीं देखता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देना होगा, ग्रामीण क्षेत्र में जॉब देना होगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे माइग्रेंट लेबर अपने गाँव वापस आ गए। हालांकि फिर वो वापस शहर जा चुके हैं, जब इंडस्ट्रीज वगैरह सब ओपन हो गई थी तो वो वापस जा चुके हैं। क्योंकि क्या करेंगे, उनको अपना ही खुद का ध्यान नहीं रखना होता है, उनको पूरे फैमिली का ध्यान रखना होता है। फैमिली में कितने सारे बच्चे होते, बीवी होती है, माँ बाप सब होते, तो लोगों को सबका ख्याल रखना होता है। तो वो तो जाएंगे ये शहर ना वापस काम करने के लिए। जब आप गाँव में काम नहीं दोगे तो लोग तो माइग्रेंट होने के लिए तो बेबस होंगे ही ना। तो यहाँ पे मनरेगा जो हमारे यहाँ का 100 डेज़ गारंटी जॉब की यहाँ पे दावा करता है, तो इसके तहत जो है लोगों को यहाँ पे जॉब देना चाहिए। और ये 100 डेज़ से बढ़ाकर 200 300 डेज़ करना ही चाहिए, ताकि लोग यहाँ पे एंगेज हो और उनको इस तरीके का सिक्योरिटी मिले। साथ ही क्रेडिट गारंटी स्कीम दिया जा रहा है एमएसएमई को। व्हाट इज़ क्रेडिट गारंटी स्कीम? क्रेडिट गारंटी स्कीम कहने का मतलब है कि एमएसएमई सेक्टर्स, जिसको हम लोग माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एमएसएमई हमारे यहाँ का जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया भारत का नाम शान से लेते हो तो उसके पीछे जो है एमएसएमई बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि भारत में जो 40% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो एमएसएमई में ही होता है। साथ ही साथ यहाँ पे 30 to 35% हमारे जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करता है एमएसएमई। साथ ही साथ जो हमारा 30% तक का जो एक्सपोर्ट होता है ना, वो यहाँ पे एमएसएमई के ही द्वारा होता है। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सामान होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो सबसे यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कंट्री के लिए, हमारे इकॉनमी के लिए, वो सारी चीज़ें हमें कौन देता है? तो एमएसएमई देता है। इसलिए सरकार यहाँ पे स्पेशली एमएसएमई पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और आप हमेशा देखोगे कि कोई ना कोई पोर्टल यहाँ पे आ रहा है, कोई ना कोई मोबाइल ऐप लेकर आ रहा है, कोई ना कोई अलग सी स्कीम लेकर आता है एमएसएमई को रिवाइव करने के लिए। क्यों? क्योंकि एमएसएमई अगर डूब गया ना तो हमारे यहाँ जो है इकॉनमी की हालत बद से बदतर हो जाएगी। लोग भूखे रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, ऐसी चोरी चकारी डाकू डकैती ये सब चलते ही रहेगा हमारे कंट्री में, कभी भला नहीं हो पाएगा। इतना ज़्यादा क्राइम है हमारे कंट्री में, वो क्राइम रेट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। लोगों को जॉब मिलेगा तो लोग अपने शांति मन से काम करेंगे ना। जब किसी के पास काम नहीं होगा, उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो लोग तो चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, वही चीज़ है। तो एमएसएमई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब एमएसएमई को दिया जा रहा है क्रेडिट गारंटी स्कीम, यानी कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि महिलाएं, किसी को बुटीक में इंटरेस्ट है, किसी को सिलाई बुनाई में इंटरेस्ट है, किसी को फेशियल वगैरह करने में इंटरेस्ट है, वो अपना पार्लर ओपन करना चाहती है, तो उन लोगों को पैसे की ज़रूरत है ना। पहले उन्हें पैसे मिलेगा तब तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, तब तो वो मशीन वगैरह लाएगी, कपड़े वगैरह रॉ मटेरियल्स खरीद के लाएगी। तो उसके लिए उनको उसके लिए उनको लोन मुहैया कराया जाता है। मुद्रा बैंक भी इन्हीं के लिए लाया गया। ठीक है, किशोर, तरुण और शिशु, ये 3 तरीके का यहाँ पे आपका डिवाइड किया गया है एमएसएमई सेक्टर्स को लेने के लिए। तो यहाँ पे किशोर, तरुण और शिशु है, जिसके तहत आपको यहाँ पे मुद्रा बैंक से लोन मिलता है। जितना भी लोन यहाँ पे लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, मान लीजिए कि मुझे अपना पार्लर खोलना है और मैं यहाँ पे लोन ले रही हूँ, ठीक है, तो मैं जितना लोन ले रही हूँ और पार्लर खोल रही हूँ, तो पार्लर खोलने के लिए मुझे एक रूम रेंट में लेना होगा। वहाँ पे पार्लर में जितनी भी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं वो सारी चीज़ों को वहाँ पे लगाऊंगी, हर एक तरीके का। लेकिन वहाँ पे कोई कस्टमर ही नहीं आ रहे, ठीक है, आ भी रहे तो वो भाग जा रहे, कह रहे कि नहीं मैं अच्छा आईब्रो नहीं बनाती, मैं अच्छा फेशियल नहीं करती, वो भाग जा रहे, मेरे पास आ ही नहीं रहे दोबारा। तो मेरे घाटे हो गए ना। मैं तो रूम रेंट भी देने के लिए यहाँ पे उतना भी नहीं मैं कमा पा रही हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकूँ या फिर रूम रेंट भी दे सकूँ। तो मेरे तो घाटे हो गए। अब मेरे को तो खुद ही नहीं फ़ायदा हो रहा है, मैं तो खुद ही नहीं अर्न कर पा रही, तो फिर मैं लोन कैसे चुकता कर पाऊँगी? मैं लोन तो रीपेमेंट नहीं कर पाऊँगी। तो इसके लिए क्या है ना कि सरकार ऐसे मुझे यहाँ पे फ़ायदे दे रहे कि अगर मैं लोन अपना नहीं यहाँ पे वापस से रीपेमेंट कर सकूँ तो सरकार मेरे तरफ से लोन पे करेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट गारंटी है कि एक तो मुझे यहाँ पे लोन मिलेगा जो मैं चाह रही हूँ, और दूसरा है कि अगर मैं लोन रीपेमेंट नहीं कर रही हूँ तो सरकार लोन रीपेमेंट करेंगे। तो इतना मेहरबानी जो सरकार दिखाती है वो एमएसएमई इसके ऊपर क्यों दिखाती है? क्योंकि अभी आप लोग समझ गए कि कितना बड़ा सेक्टर है हमारे कंट्री का, है कि नहीं? तो दिखाना भी बनता है, क्योंकि जो आपका बेसिक है, जो फंडामेंटल है चीज़ें हैं, अगर उसी को आप बिगाड़ दोगे, उसी को नहीं आप लोग ध्यान दोगे, तो फिर तो आपकी जो नींव जो इसने खड़ा की है वो तो फिर
फिर आपका जो है ना ऊपर का भी मंजिला आपका गिरा देगा। तो यही चीज़ है। किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है अब फार्मर्स को यहाँ पे क्रेडिट देने के लिए, क्योंकि आप जानते हो किसान भाई भी बहुत मेहनत करते हैं। उनको इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बीज वगैरह खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र्स खरीदने के लिए, ना जाने कितनी चीज़ों को खरीदने के लिए उनको लोन लेना पड़ता है। पहले तो वो मनी लेंडर के पास जाते थे, उनके चक्कर में वो फंस जाते थे, जो हम लोग हिस्ट्री में देख रहे हैं। लेकिन आज के डेट में सरकार हमारे स्मार्ट हो गई है, तो वो बैंकों से उनको लोन प्रोवाइड करती है। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड है, जिनके थ्रू जो है उनको भी पैसे मिलते हैं। अब ये जो पैकेज यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया गया है, इसमें आप देखोगे कि 8 लाख करोड़ तक का यहाँ पे आपका लिक्विडिटी मेजर्स रखा गया है, और यहाँ पे हर एक सेक्टर्स को यहाँ पे अलग तरीके से सपोर्ट देने की बात की गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से क्या होगा, हमारे यहाँ जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, कहने का मतलब है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट लाई जाती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। जब से मोदी जी आए हैं, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे इतना ज़्यादा फोकस किया गया है, जैसे लगता है क्या है ये। चलिए अच्छी बात है, हमारे यहाँ बिज़नेस की इन्वायरमेंट होनी चाहिए। जब तक बिज़नेस का इन्वायरमेंट नहीं होगा, तब तक हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स भी नहीं आएंगे, वो अपना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएंगे। तो बिज़नेस, आईटीज़, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक कंट्री में, तभी एक कंट्री जो है डेवलप कंट्रीज़ के कैटेगरी में आता है। तो इन्हांसमेंट किया गया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, और वो कैसे, तो आईबीसी जो इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड है, बैंक्रप्ट कोड है, सॉरी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्ट कोड है, इसको थोड़ा सा छूट दिया गया है। पहले क्या होता था कि एनपीए की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। हर एक 2 दिन में देखने को मिला था कि वो बैंक डूब रहा है, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा लोन लिया गया, और ऊपर से लोन लेने वाले लोग जो है वो लोन भी वापस नहीं कर रहे। तो सरकार ऐसे देख रही थी कि ठीक है, धीरे धीरे सारे बैंकों की हालत ख़राब हो रही है, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो मेजर्स लेना होगा। हाथ में हाथ धर के तो सारे बैंकों को डूबते हुए वो नहीं ना देख सकती। तो सबसे पहला काम क्या किया जा रहा था कि बैंकों को मर्ज करो। सोचिए 27 बैंक में से आज की डेट में हमारे यहाँ सिर्फ 12 बैंक हैं, बहुत सारे बैंक मर्ज हो चुके हैं। अभी रिसेंट भी आपको देखने को मिला होगा। तो जितने छोटे छोटे बैंक थे, और ऐसा लग रहा था कि जो बैंकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जो बैंकों के पास अब ये औकात ही नहीं रह गया है कि वो लोन दे, क्योंकि इतना पहले ही लोन दे चुके हैं लापरवाही टाइप का, कि वो वापस भी अपना जो है प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस उनको नहीं मिला है। तो एटलीस्ट जो बैंक यहाँ पे डूब रहे हैं ना, उनको यहाँ पे नहीं डुबाना है, उनका पहले ही पता चल जाना है। हम लोग के यहाँ पता कब चलता है, जब पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, ठीक है। तो बैंक आप लोग देखो कि एक पंजाब और महाराष्ट्र जो कोऑपरेटिव बैंक था, वो पूरी तरीके से डूब गया, तब पता चल रहा है सरकार को कि अच्छा डूब गया, उससे पहले तो भनक नहीं लगा था। तो इसलिए इसको यहाँ पे रोकने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया सरकार के द्वारा, कि अगर कहीं पे भी एनपीए की रेशियो है, इशू है, या फिर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि 1 करोड़ तक का जो है लोन घाटे में चल रहा है, तो उस चीज़ को जो है ना सरकार अपने अंदर ले लेती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत उसको ले लिया जाता है, और उनको रिजॉल्व किया जाता है। जो उनका लोन है जो वापस नहीं दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो पकड़ पकड़ के उनसे लोन लेते हैं। तो ये काम किया जा रहा है। तो अब इसमें थोड़ा छूट दिया गया है। मिनिमम थ्रेशहोल्ड जो है यहाँ पे वो आपका बढ़ा दिया गया है 1 करोड़। पहले 1 लाख था। 1 लाख देखते ही जो है ना यहाँ पे उनके पीछे जो है ये कंपनी पड़ जाती थी, और उसके पीछे जो है ये अपना रिजोल्यूशंस वो करा लेते थे, जो पैसे उनके घाटे की थी, जो लोन उनको वापस नहीं आ रहा था। बट अब ये बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया कि 1 करोड़ होगा तभी उस बैंक या उस कंपनी के पीछे पड़ेंगे। स्पेशल जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है वो एमएसएमई के लिए यहाँ पे रखा गया है, कि एमएसएमई में कोई घाटा होगा तो उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से देखा जाएगा। सस्पेंड किया गया है, यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जो है 1 साल तक नहीं किया जाएगा। इंसॉल्वेंसी कहने का मतलब है कि इतना ज़्यादा लोन दे दिया है कि वो कंपनी, वो बैंक अपने ही घाटे में है, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मुझे बचा लो, मेरा दिवालिया निकलने वाला है, तो उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ये यहाँ पे बताई गई है। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इंडस्ट्री को रिवाइव करना ही होगा। फैसिलिटेटिंग सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भर पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बेसिकली 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी का। एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको कि हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। तीसरा होता है यहाँ पे सर्विस सेक्टर, जिसको हम लोग टर्शरी सेक्टर कहते हैं। फाइन, हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर अच्छा काम करता है, क्योंकि मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टिल इंगेजिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये भी सही है हमारे यहाँ। और टर्शरी सेक्टर की बात करें तो हमारी जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता है वो सर्विस सेक्टर्स की होती है, और हमारे यहाँ जो है 60% से भी ज़्यादा आप देखोगे कि सर्विस सेक्टर्स का यहाँ पे योगदान है। लेकिन बीच वाला तो हम लोग खा के बैठ गए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में किसी का ध्यान ही नहीं है। चाइना इतना एक्सपोर्ट हब कंट्री क्यों बन गया, क्योंकि चाइना इस पर ज़्यादा फोकस किया। यूएस क्यों आज की डेट में डेवलप्ड है, जापान क्यों है, साउथ कोरिया क्यों है, क्योंकि वो अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर ज़्यादा बूस्ट किए। एनडीए के पहले आप देखोगे, बीजेपी के पहले आप देखोगे
कि इस तरीके का कुछ ज़्यादा बात नहीं किया जाता था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स अगर हमारे कारखाने नहीं चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मोदी जी आए तब से वो ये बात कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया चीज़ें लानी है। हम लोग जो खरीदते हैं वो मेड इन चाइना खरीदते हैं। हर एक सामान में आप ही अपने घर में देखो ना, अगर 10 सामान है तो उसमें से 8 में से आपका मेड इन चाइना ही लिखा होगा। तो क्यों लिखा रहता है? मैक्सिमम घरों की बात कर रही हूँ मैं, सबके घरों की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि चाइना वालों को उसका सामान खरीद के, उसके फ़ोन खरीद के उसको पैसा दे रहे हैं, और चाइना वाले वही पैसे से बम वगैरह, बारूद वगैरह बनाते हैं, और हमारे जो जवान हैं जो कश्मीर में उस जगह पे जो बॉर्डर में हमारे आर्मी है उनको वो मार गिराते हैं हमारे दिए हुए पैसे से। तो कभी आप ये सारी चीज़ों को सोचे हो? आप लोग को लगता है कि ठीक है सस्ता देते हैं, चीप एंड बेस्ट वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नो डाउट मैं भी मानती हूँ और ये सच्चाई है, कहीं गलत नहीं है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। हम जो इतना उनको पैसे दे रहे हैं उनका अल्टरनेटिव तो हमें ढूंढना होगा। अब ये कैसे होगा? ये होगा आत्मनिर्भर भारत, ये होगा मेड इन इंडिया, ये होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट करके। तो इसीलिए सरकार के द्वारा यहाँ पे इस बार लाया गया है कि अब हमें अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो भी चलते आ रही थी उसको अब हम लोग को थोड़ा सा रिवाइव करना है, थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना है, और हमारे यहाँ एक नई तरीके का कानून लेकर आना है। तो 2011 में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को लाया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को ग्रोथ करना है 12 से 14% तक, और जीडीपी भी बढ़ाना है, यानी कि 25% तक जो है हमें 2022 तक इसे बढ़ाना है। 100 मिलियन एडिशनल जॉब यहाँ पे क्रिएट होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स अगर अच्छे से काम करेगा तो हमारे यहाँ 100 मिलियन तक एडिशनल जॉब भी क्रिएट होंगे 2022 तक। ये यहाँ पे टारगेट था, और ये यहाँ पे आपका हमारा जो है एक फंडा था किसके तहत? तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत, ठीक है। बाद में आप बढ़ोगे तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो बहुत सालों से चलते आ रहा है, लेकिन कुछ खास इसमें हो नहीं रहा था। अब क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहने का मतलब है कि हम लोग नए नए मशीन्स, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जिसके द्वारा हमारी जो इंडस्ट्री है वो अप टू द मार्क हो पाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो कि इस कोविड-19 के कारण हमें फिर से रीथिंक करने के लिए मजबूर कर दिया, और बहुत ही अच्छी बात है ना। अगर सोचिए ये कोविड-19 नहीं होता तो सरकार आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात ही नहीं करती, हमारी आँख ही नहीं खुलती कि हाँ हम लोग चाइना को कितना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, हाँ हम लोग चाइना को कितना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, जो हर बार जो है हमारे जवान को वो मार गिराते हैं। क्यों मार गिराते हैं? उनका कैसे हिम्मत हो गया कि वो हमारे गलवान वाले वैली में घुस रहे हैं, और हमारी ही जगह को वो अपना ही टेरिटरी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में घुसते हैं, डोकलाम में घुसते, उनको इतना हिम्मत कैसे हो गया? यही पैसे अगर हम लोग अपने ही इंडिया में इन्वेस्ट करें, हम लोग अपनी इंडिया की चीज़ों को खरीदें, तो हमारे इंडिया में पैसे आएंगे, और उस पैसे से जो है डिफेंस सेक्टर्स इतने बड़े बड़े मिसाइल्स, बारूद, टॉर्पीडो, ये सारी चीज़ें, इतना अच्छा इक्विपमेंट, गन वगैरह बनाएंगे कि हमारे आर्मी को वो सारी फैसिलिटी दी जाएगी, और फिर देखते हैं किसकी हिम्मत है कि हमारे आर्मी को वो मार गिराए। तो यही बातें हैं कि हमें ये चीज़ सोचना होगा और हमें इस पर काम करना होगा। सोच तो लिए ही है, प्रोग्राम भी आ गया है, अब ज़रूरी है हमें इस पर काम करने का, ठीक है। तो ये जो स्लोगन है मेक इन इंडिया को, उसको वर्ल्ड क्लास बनाना है, और ऐसी क्वालिटी, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैन्युफैक्चर कर देना है, क्वालिटी सामान हमें मैन्युफैक्चर करनी है, जिससे कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है हमारे सामान को बेचा जाए, हमारे सामान को जो है अप्रूवल दिया जाए। आपको पता है आज के डेट में हमारा एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारी सामानें एक्सपोर्ट होती है, लेकिन जो जैसे मान लीजिए कि यूएसए गया, ठीक है, और यूएसए में क्या होता है कि जब वहाँ पे हमारी सामान पहुँचती है ना तो एक टेस्ट होता है। टेस्ट में क्या होता है कि उनका एक क्राइटेरिया है कि उनके अगर क्राइटेरिया में जो जो चीज़ें हैं 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको अगर हम लोग टेस्ट में पास हो जाते हैं तो ही हमारे सामान जो है उनके कंट्रीज़ में बिकेगी, अदरवाइज़ वो हमारे यहाँ वापस आ जाती है। यू वोंट बिलीव कि हमारी बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो कि यूएसए के पोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ जाते ही जब टेस्ट होता है ना तो हमारे सेकेंड और थर्ड नंबर के ही क्राइटेरिया में वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वहाँ तक वो जाते भी नहीं है। इवन यही सेम चीज़ जो है हमारा चाइना के साथ भी होता है, जापान, कोरिया, ये सारे कंट्रीज़ के साथ होता है कि हमारे बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो ऐसा कहते हैं कि क्वालिटी इशू है, उनके यहाँ का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो हम लोग मीट नहीं कर पा रहे। तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए ना, प्रॉब्लम कहाँ है उस पर ध्यान देंगे। जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, आपको बैठ के सोचना चाहिए कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो। आप रियलाइज़ कर पाओगे, मानो मेरी बात, जिस दिन आप एनालाइज करना स्टार्ट करोगे कि प्रीलिम्स आपका क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, आप खुद को समझोगे कि आप शायद रिविजन में कहीं कमी कर रहे थे, या फिर आपने बेसिक बुक्स को अच्छे से पढ़ा ही नहीं, या फिर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है।
कुछ तो चीज़ है जो आप समझ पाओगे, पकड़ पाओगे, फिर उस पर काम करना है। अब ये आप जब एनालाइज कर लिए, एनालाइज करके आप साइड कर दो, तो पक्का है कि आपका नेक्स्ट ईयर भी क्लियर नहीं होगा। ये आप मुझसे अभी लिखा के ले लो, आपका नेक्स्ट ईयर भी क्लियर नहीं होगा। लेकिन आपका तभी क्लियर होगा जब आप उस पर काम करोगे। जो बच्चों का क्लियर होता है, जो बच्चे लबासना जाते हैं, वो कितना मेहनत करते हैं, वो अपनी कमियों को ओवरकम करते हैं, वो उस पर वर्कआउट करते हैं, तभी वो लबासना में जाकर आज की डेट में दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग फ़ोटो शेयर करते हैं। तो आप लोग भी वहाँ जाओगे, नेक्स्ट ईयर पक्का जाओगे, लेकिन तभी जाओगे जब अपनी गलती के ऊपर आज काम करोगे। ये चीज़ चाइना इंडिया को पता है कि हमारी क्वालिटी इश्यूज निकल कर आती है, लेकिन हम लोग इस पर काम नहीं करते। निकल कर आती है, हमारे सामान जो है वहाँ से रिजेक्ट होकर आते हैं, और वही रिजेक्ट सामान जो है हमारे इंडिया मार्केट में बिकती है, और हम जैसे लोग जो है उसको मज़े से कंज्यूम करते हैं। हमें तो क्वालिटी से लेना देना नहीं है कि नहीं? तो ये वाली बातें यहाँ पे ये समझना होगा। तो हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है ना, कि जितनी भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी हो रही है मैन्युफैक्चर होकर, तो उसकी क्वालिटी पे हम लोग को पहले काम करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का तो आपको हर एक टॉपिक में देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार इसी पे फोकस कर रही है, और मोदी जी का सपना है कि अंडर 50 में वो काउंट हो जाए। तो ठीक है, अगर हमारी इंडस्ट्री भी बूम होती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी बूम होती है, तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ बिजनेस का एक बहुत अच्छा एरिया इन्वायरमेंट बनेगा, और हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग बहुत अच्छी होगी, नो डाउट। लेकिन हाँ, हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। डिजिटाइजेशन पे फोकस करना है। जैसे आप देख रहे हो कि कोविड-19 के बाद सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट पता नहीं अब तक खुला है कि नहीं खुला है, लेकिन ऑनलाइन मोड, अगर ये आपका यूट्यूब नहीं होता इस तरीके से, अनअकैडमी और ना जाने कितने सारे और भी ऐप्स है जो कि बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते, तो अगर वो सारे नहीं होते तो लोग आज के डेट में कैसे पढ़ाई करते, कैसे कंटिन्यू करते अपनी पढ़ाई को? तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती। लेकिन डिजिटाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है, तो हमारे यहाँ भी एक अच्छे तरीके से फोकस किया जाना चाहिए। सस्टेन ग्रोथ होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्टिविटी वाया टेक्नोलॉजिकल अटेनमेंट, यानी कि जो हमें प्रोडक्टिविटी करनी है, प्रोडक्शन करना है, उसमें टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करके ही चलना है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी ही है जो कि एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, और गेम भी खेल रही है। जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो आज के डेट में नंबर 1 है, तो हमें भी अपने टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए। रिसेंट मेजर्स क्या क्या लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये देख लीजिए। रिसेंट मेजर्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारी मेक इन इंडिया 2.0 आया है। जैसे कि आप देखते हो ना, रोबोट 2.0 आया था, है कि नहीं? किसने किसने ये मूवी देखी है? हालांकि उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा था, रिप्रेजेंट नहीं अच्छे से कर पाए, कोई बात नहीं। मेक इन इंडिया 2.0 आया है, मेनली हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया जाएगा। और यहाँ पे अब क्या है ना, कि एक लिस्ट प्रिपेयर किया गया है। जैसे कि आप अगर अपनी गलतियों को निकालते हो तो एनालाइज करते हो कि हाँ, इस बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो क्यों क्यों नहीं हुआ, तो एक एक आप लोग पॉइंट लिखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप देखोगे तो आपके माइंड को वो रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ बच्चों, इस चीज़ पे काम करना है, हाँ बेटा इधर काम करना है, इधर काम करना है। ये आप खुद को ना ट्रेन करो, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। हमारा माइंड जो है ना, जैसे हम बताते हैं वो वैसे ही काम करता है। वो थोड़ी मशीन, वो मशीन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने आप काम करने लगेगा, है कि नहीं? तो यही चीज़ें हैं कि यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर किया गया है कि हमें 15 चैंपियन सेक्टर में, जिस चीज़ में हम लोग सेक्टर चैंपियन है ना, ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट जो है बाहर तक जाती है, हालांकि रिजेक्ट होकर आ जाती है, लेकिन अगर हम लोग क्वालिटी इशू पे काम करेंगे तो कल भी रिजेक्ट नहीं होगी। तो ये है टेक्सटाइल एंड एपरल, खादी। आप लोग देखते हो कि खादी का वर्ल्ड वाइड नाम है हमारी। फूड प्रोसेसिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स जेनरिक मेडिसिन में हम लोग नंबर 1 में आते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, वो हम लोग चाइना के सामने हाथ फैलाए रखते हैं भिखारी की तरह, कि हम लोग को दे दो, नहीं दोगे तो हम लोग बना नहीं पाएंगे। और ये बात सच है, चाइना जिस दिन मना कर दिया कि नहीं देंगे, तो जाओ बच्चों तुम लोग समझते रहो। हम लोग जेनरिक मेडिसिन के लिए इतना जो उछलते हैं कि हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 है, एक्चुअली हम लोग नंबर 1 नहीं है। हम लोग जो है ना, वो चाइना के नीचे दबे हुए हैं। तो हम लोग को वो काम नहीं करना है, हम लोग को अपना इंग्रेडिएंट्स भी अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करना है। साथ ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक मशीन्स के लिए भी आप लोग देखते हो, इलेक्ट्रिक चीज़ों के लिए भी हम लोग जो है ना चाइना पे डिपेंडेंट होते हैं। क्या है मतलब, हमारे यहाँ इतने इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इतने पढ़ के निकल रहे हैं, कमी तो नहीं है इंजीनियर्स की, लेकिन वही है कि अच्छा स्किल उनको प्रोवाइड करो तो क्यों ना वो काम करे, है कि नहीं? लेदर एंड फुटवेयर वगैरह, ये एक लिस्ट है जिसमें कि काम किया जाएगा। सेकंड नंबर पे है कि यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स दिया जाएगा। ये एक स्कीम लाया गया है मैन्युफैक्चरिंग में, कि हमारे यहाँ अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स बनेगी। आपको पता है कि साउथ कोरिया जो है वो अपने सैमसंग की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो सैमसंग की गैलेक्सी इतनी महंगी मिलती है, ठीक है?
तो आप लोग मुझे बता सकते हो हु इज़ द गैलेक्सी लवर। तो गैलेक्सी इतनी महंगी मिलती है, लेकिन हाँ भाई क्वालिटी कितना अच्छा होता है। उसके कैमरे जो है आप 4 साल 3 साल आराम से यूज़ कर सकते हो, कभी नहीं ख़राब होगा। मैं उसकी सबसे मैं लवर हूँ और काफ़ी मैं इस्तेमाल भी करती हूँ काफ़ी लंबे समय से। लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली मुझे लगता है, ये बस चुभता है। अदरवाइज़ आप एक बार लोगे ना गैलेक्सी तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप घाटे में गए हो। तो ये वाली बातें होती है। तो वो अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो अब गैलेक्सी थोड़ा सस्ते में मिलेगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ है कि बहुत सारी कंपनी है जो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे यहाँ करेगी। एपीआईज़ हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस पार्क बन रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है ना अच्छा अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हो डिवाइसेस की। क्योंकि आप लोग देखो कि जितने भी क्लिनिक होते हैं ना, आप आई टेस्टिंग भी कराने के लिए जाते हो ना, तो वो जिस मशीन में आप लोग बैठते हो अपने आई को टेस्ट कराते हो, चाहे चाहे आपका दूर का विजन हो शॉर्ट या शॉर्ट विजन ख़राब हो, तो वो मशीन भी लाखों की मिलती है जो कि हम लोग बाहर से लेकर आते हैं, इसलिए लाखों की मिलती है। वही मशीन अगर हमारे यहाँ पे बनने लगे ना तो इतनी इतनी महंगी नहीं मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिया जाएगा। उसके बाद फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम लाया जा रहा है। इसमें क्या है कि एक फेज़ मैनर में होगा, यानी कि मोबाइल हैंडसेट और ई व्हीकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि एलईडी लाइट, नेटवर्क प्रोडक्ट, मेडिकल ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, मैन मेड फाइबर, ये सारी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के थ्रू मैन्युफैक्चर करना चाहिए, यानी कि फेज़ मैनर पे करना चाहिए। साथ ही 20 सेक्टर्स को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है इंडस्ट्री के कंसर्ट से, और साथ ही साथ उसमें हम लोग क्या बनेंगे, इंडिया को सेल्फ रियलाइन बनाना है। तो अब हुआ ना, जब यहाँ पे पानी सर से ऊपर चल जाता है तब सरकार यहाँ पे मेजर्स लेती है, तब सरकार के कान में जो है ना वो बाजा बजना स्टार्ट होता है, तब उनको लगता है कि नहीं 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 अब कुछ कर लेना चाहिए। साथ ही यहाँ पे मेक इन इंडिया को और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें एडिशनल रिवॉर्ड तो दीजिए, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके लिए उनको पैसे वगैरह तो दीजिए, तभी तो हमारे यहाँ की कंपनी काम करेगी खुश होकर। साथ ही साथ जो भी मतलब कि प्रॉब्लम है, जैसे कि इंपोर्ट हो गया, चीप इंपोर्ट हो रहा है, बहुत सस्ते दाम के सामान हमारे यहाँ आ रही है, हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लाया गया। यानी कि आप देखोगे कि जो आइटम्स यहाँ पे फ्री टू रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में लाया गया, कि जो फ्री मूवमेंट होता है हमारे कंट्री में, आराम से जो है कोई भी कंट्री अपना सामान फेंक के चल जाती है, तो वो नहीं है, अब उसको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखा गया है। जैसे पाल्म ऑयल, तो पाल्म ऑयल आप लोगों को पता है मलेशिया से हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, और पैल्मोलिव है, टायर है, टीवी सेट है, तो ये सबको रेस्ट्रिक्टेड में रखा गया है। इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है, फिक्सिंग इंपोर्ट कोटा को फिक्स किया गया है, मेनली यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि पीस, उड़द दाल, ये सब है, ठीक है। उसके बाद एफडीआई को इनक्रेज करने की बात की जा रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। बाहर की इंडस्ट्री, बाहर के जो इन्वेस्टर्स है वो हमारे यहाँ पे आकर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा सहूलियत होगा। तो अब क्या कर रहे हैं ना कि सरकार के द्वारा आप देखोगे कि 100% एफडीआई का यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट से उनको अप्रूवल दिया जा रहा है। तो दो तरीके का रूट होता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, यानी कि जिससे कि अगर कोई इन्वेस्टर्स है वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं डिफेंस सेक्टर्स में, तो ऑटोमेटिक रूट जो है, यानी कि गवर्नमेंट से उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो जितना चाहे वो यहाँ पे 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है गवर्नमेंट रूट, यानी कि पहले उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, और सरकार तो ऐसे सोए रहती है कि उनको अप्रूवल देने में कई बार बहुत डिले हो जाता है। तो इसमें इन्वेस्टर्स जो है ना थक हार के भाग जाते हैं, वो बोलते कि इंडिया में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं जापान में इन्वेस्ट कर लूँ, सिंगापुर में इन्वेस्ट कर लूँ, मलेशिया में कर लूँ। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स भागे ना हमें छोड़ के, इसलिए ऑटोमेटिक रूट से यहाँ पे उनको 100% तक दिया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे रिलीफ किया गया है, और भी सेक्टर्स को रिलीफ करना ज़रूरी है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हम लोग दम के काम कर रहे हैं, आप ही देखे होंगे कि इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाई जा रही है, जिसमें कि 111 लाख करोड़ तक का यहाँ पे खर्चा होगा, और अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसको। तो यही सारी चीज़ें हैं, और ये बताया जा रहा है कंक्लूज़न में कि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल वैल्यू चेन में, ये बहुत कम है, और हमें इसको बढ़ाना है। हमारा शेयर तभी बढ़ेगा जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। हर एक कंट्री का जो क्वालिटी कैटेगरी है उसको हम लोग जब टेस्ट को पास करेंगे, तब हम लोग जो है ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारी जो पोजीशन है वो अप हो पाएगी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ग्लोबल वैल्यू चेन में हमें ऊपर और भी ज़्यादा जाना है, ठीक है। तो एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है, देखते हैं कि कब तक हम लोग सक्सेस हो पाते हैं और कब तक हम लोग जो है अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग एमएसएमई से ही स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी मैं इसे स्टार्ट करूँगी तो लेसन 1.5 घंटे का भी हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी।
मैं ऐसे आराम से पढ़ाना चाहती हूँ, कोई हड़बड़ी में नहीं पढ़ाना चाहती, इसलिए मैं नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट 2 आएगा आपको इसका, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते। अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशंस है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से, आप लोग सर्च करके वहाँ पे ज़रूर ऐड ऑन हो जाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।